हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। गॉस लॉ का स्टेटमेंट और गॉस लॉ का प्रूफ, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गॉस लॉ किस काम में आता है। देखो, अलग अलग शेप की जो बॉडी है उसको जब हम चार्ज देते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसे इजी वे में सोल्व करने के लिए हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन हम इसको गॉस लॉ से प्रूव करके बताएंगे। तो एक चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज ओ पॉइंट पे, और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। पी पॉइंट पे हमें कोई चार्ज क्यू ओ पॉइंट पे रखा है, और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो, गॉस लॉ से भी हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो किस तरीके से कर सकते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या पढ़ा था अपन ने? गॉस लॉ का स्टेटमेंट था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई डॉट ds, वो होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या है? जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है, उसके बाहर कोई चार्ज मौजूद है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है वो सिग्मा क्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे तो बात हो रही है फ्लक्स की। गॉस लॉ केवल तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब हम कोई फ्लक्स की बात करें। यहाँ पे हमें एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें कोई सरफेस लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्स तो किसी एरिया से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो बनता है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बन सकती है, लेकिन एक एरिया चाहिए होगा हमें। तो देखो, इस चार्ज को हम क्या करेंगे, एक सरफेस जिसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन सी सरफेस होती है? ऐसी सरफेस जो किसी चार्ज को चारों तरफ से ढक ले। कोई भी एक सिंगल भी एक ऐसा पॉइंट नहीं हो जहां से हवा अंदर से बाहर आ सकती हो, चारों तरफ से ढक ले, उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब एक चार्ज को मैं स्फीयर से भी ढक सकता हूँ, एक चार्ज को मैं सिलेंडर से भी ढक सकता हूँ चारों तरफ से, एक चार्ज को मैं एक इरेगुलर फॉर्म में कोई बॉडी है उससे भी ढक सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस चार्ज को चारों तरफ से ढकना है। तो देखो, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ढकने के लिए मैं O से P मतलब कि R रेडियस के एक स्फीयर को एज्यूम करता हूं। स्फेरिकल शेप में गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर रहा हूं इस तरीके से। तो देखो, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला E, हमें इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है, इसलिए E को एज इट इज रखने देंगे। और ds कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? क्योंकि जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। इज इक्वल्स टू, अब ये जो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, इसके अंदर कितना चार्ज है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो, E कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जितने भी एलिमेंट है वो स्फेरिकल सरफेस पे है, और स्फेरिकल बॉडी की सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये एलिमेंट भी आर डिस्टेंस पे, ये एलिमेंट भी आर डिस्टेंस पे होगा, हर एक एलिमेंट आर डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकल के आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकल के आएगा तो ई को हम बाहर ले सकते हैं। ई को ले लिया बाहर, ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मल्टीप्लीकेशन है। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 टू s E इंटू एस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस एरिया, एक स्फेरिकल बॉडी के लिए सरफेस और एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व करें, हमें E का फॉर्मूला चाहिए तो E को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को इधर ले आते हैं। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर।
अब 1/4πε0 को हम k लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा KQ/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, हम गॉस थ्योरम से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से स्फेरिकल सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। आपको याद हो तो हम इनके फॉर्मूला ऑलरेडी पहले भी डिराइव कर चुके हैं बिना गॉस की थ्योरम की हेल्प के। अब हम ये फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो एक स्फेरिकल बॉडी है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, तो क्यू चार्ज जैसे हम इसको देंगे तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो क्यू चार्ज चला गया सरफेस पे, क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता, तो ऐसा शायद नहीं हो पाता, शायद क्या डेफिनेटली नहीं हो पाता। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 3 केसेस में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ई आउट, आउटसाइड द स्फीयर। तो मान लो कोई पी पॉइंट जो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस के गॉसियन सरफेस की को एज्यूम करेंगे। अब सारा का सारा चार्ज इसका अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ मान सकता हूं, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ मान सकता हूं। तो जो स्फेरिकल बॉडी के लिए फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करना है, तो गॉस थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ds इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट होगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अगर सारे के सारे चार्ज को मैं सेंटर पे कंसंट्रेट किया हुआ मान लूं, तो इस गॉसियन सरफेस जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इस पूरी सरफेस के लिए हर एक एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ई कांस्टेंट निकल के आएगा। तो यहाँ पे ई को मैंने बाहर ले लिया, ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही चीज, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं kq अपॉन r स्क्वायर। तो ये गॉस थ्योरम से भी प्रूव करके बता सकते हैं हम। ई आउट, ई सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होती वो ये वाली सरफेस हो जाती, और तब एरिया का फॉर्मूला हो जाता 4 कैपिटल R स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाता KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और अंदर के लिए कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो बाहर है। मान लो कोई पॉइंट P हमने अंदर ले लिया, तो इससे जो गॉसियन सरफेस होगी इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो सरफेस के बाहर है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो जो हमने पहले डिराइव किए थे, ई आउट का फॉर्मूला KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ई सरफेस का फॉर्मूला KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और ई इन का फॉर्मूला KQ 0, ये तीनों के तीनों हम गॉस थ्योरम से भी डिराइव कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिनको क्लासिकल मेथड, जो हमने दूसरे मेथड से इनिशियली जब स्टार्टिंग में इनके फॉर्मूला डिराइव किए थे, उन मेथड से डिराइव करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाए, ऐसा फॉर्मूला डिराइव करते हैं गॉस थ्योरम से। चलो, तो अब हमारा टॉपिक है सेकंड नंबर एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसको पढ़ेंगे। ये वाला डेरिवेशन करने से पहले हमें एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, वो टर्म के बारे में पहले पढ़ लेंगे, वो है चार्ज डेंसिटी। आपको अपनी कॉपी में ये जो सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इससे पहले ही ये टॉपिक को पढ़ाना है, मतलब कि लिखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को समझ के उसके बाद फिर हम सेकंड नंबर के एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चार्ज डेंसिटी पे।
चार्ज डेंसिटी। तो देखो चार्ज डेंसिटी जिस तरीके से हमने 11th क्लास में जो रिलेशंस पढ़े थे, जो डेरिवेशंस पढ़े थे, वहां पे मास के बारे में बात की जाती थी। फोर्स लगता था, फोर्स का फॉर्मूला होता था m×a, मास पे लगता था फोर्स, तो वहां पे जितने भी डिस्कशन होते थे वो मास को लेकर होते थे। यहाँ पे जितने भी डेरिवेशन हम पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो चार्ज को लेकर हो रहे हैं। तो मास के लिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता था वो होता था मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज के लिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है। लीनियर डेंसिटी, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। एरियल डेंसिटी, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। और थर्ड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, इसे रो से डिनोट करते हैं। तो देखो लीनियर डेंसिटी क्या होती है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप लीनियर है, जिनकी लेंथ तो है लेकिन ब्रेड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। जैसे एक थ्रेड, धागा जो होता है वो इतना महीन, इतना पतला होता है कि उसके लिए हम लेंथ ही डिफाइन कर सकते हैं, उसकी ब्रेड्थ या उसकी डेप्थ के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। इस तरीके से डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। एरियल डेंसिटी, कुछ ऐसे भी शेप्स होते हैं जिनके पास एरिया होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे पतला कागज, पेपर की जो शीट होती है, उसके पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डेप्थ नहीं होती है। डेप्थ नहीं होती है तो उनका एरिया तो कैलकुलेट किया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो जैसे कोई पतली शीट हो, उसको चार्ज दे दें, तो ऐसे केस में जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। और अगर किसी बॉडी के पास लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ तीनों ही है तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो 3 टाइप की डेंसिटी होती है चार्ज डेंसिटी: लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया या एरियल चार्ज डेंसिटी, और एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जब जिस टाइप की डेंसिटी की जरूरत होगी तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बॉडी लीनियर शेप में है तो उसके लिए ये वाली डेंसिटी को इस्तेमाल करेंगे। किसी बॉडी का शेप एरियल है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, और किसी के पास लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ तीनों चीजें है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे।